तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। और आज की वीडियो में हम लोग देख रहे हैं क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय और निपात। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग देखेंगे अध्याय 6 और इसमें होगा क्रिया, काल, वाच्य और निपात, अव्यय और निपात। देखिए, परिभाषा इसका पहले हम लोग देखते हैं। परिभाषा: जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो वह कहलाती है क्रिया। जैसे रमेश दूध पी रहा है, क्या कर रहा है? पी रहा है। अर्चना काम कर रही है, ये सब क्या है? क्रिया है। नीतू नाच रही है, इसमें पी रहा है, कर रही है, नाच रही है, क्या है? कार्य व्यापार का बोध कर रहा है, इसमें किसी कार्य करने अथवा होने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाएं हैं। क्रिया के भेद देखिए। क्रिया के भेद: मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के भेद होते हैं मूल क्रिया, व्युत्पन्न, नामिक, समस्त, संयुक्त और मिश्र। मूल क्रिया में आते हैं अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक में आते हैं तो पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। और सकर्मक में आते हैं पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण समकर्मक। और पूर्ण सकर्मक में भी आता है एक कर्मक और द्विकर्मक। व्युत्पन्न में आता है प्रेरणार्थक और व्युत्पन्न अकर्मक। प्रेरणार्थक के अंतर्गत दो आता है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। उसके बाद है मुख्य क्रिया के बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया देखते हैं। सहायक क्रिया के अंतर्गत आता है काल, पक्ष, वृत्त और वाच्य। काल के अंतर्गत आता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। पक्ष के अंतर्गत आता है नित्य, सातत्य, पूर्ण और स्थित्यात्मक। और वृत्त के अंतर्गत आता है अज्ञार्थक, भावनार्थक, समार्थ्य सूचक। समार्थ सूचक के अंतर्गत आता है तीन: बद्धता सूचक, निश्चय सूचक और संकेता सूचक। उसके बाद है वाच्य। वाच्य में आता है कृतवाच्य और अकृतवाच्य। और अकृतवाच्य के अंतर्गत आता है कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये तो पूरा डायग्राम, आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हाफ हाफ करके। अब यहाँ से क्रिया पदबंध की रचना। मुख्य क्रिया: क्रिया पदबंध मुख्यतः या मुख्य कोशगत अर्थ बताने वाले होते हैं। सहायक क्रिया: मुख्य क्रिया के अतिरिक्त जो भी अंश शेष रह जाता है वो सहायक क्रिया होता है। उदाहरण: बच्चे गा चुके हैं, अब आप अब जा सकते हैं। वह हंस रही है और वह हिंदी नहीं बोल पाता। इन वाक्यों में मुख्य क्रिया है गा और सहायक क्रिया है चुके। और मुख्य क्रिया है हंस और सहायक क्रिया है रही है। मुख्य क्रिया है जा और सहायक क्रिया है सकते हैं। फिर है बोल पाता। धातु: क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे लिख, पढ़, जा, रो, पा आदि। इन्हीं से लिखता है, पढ़ता है, जाता है, रोता है, क्रिया बनती है। क्रिया के विभिन्न प्रकार: मूल क्रिया, सरल क्रिया। मूल क्रिया वे क्रियाएं, क्रिया रूप जो भाषा में रूढ़ शब्दों की तरह प्रचलित होती हैं, सरल क्रिया कहे जाते हैं। चूंकि ये क्रियाएं ना तो किसी अन्य क्रिया से उत्पन्न होती हैं और ना ही एकाधिक क्रिया के रूपों में योग बनती है, अतः ये मूल क्रिया भी कहा जाता है। जैसे कि आना, जाना, पढ़ाना, लिखाना, पीना, ये क्या आ गई? मूल क्रिया हो जाएंगी। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि चलना, फिरना, दौड़ना, रोना आदि कर्म की अपेक्षा नहीं होता तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा करती है, अर्थात उनके प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है, वैसे सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, देना, लेना। ध्यान दें, यथा बंदर लड़की को देख रहे हैं। बंदर लड़की को देख रहे हैं, सकर्मक है। गीता फूल तोड़ रही है, क्या है? सकर्मक है। इन दोनों वाक्य में देखना और तोड़ने का फल लड़की और फूल पर पड़ रहा है, अतः लड़की और फूल कर्म है। इस पर क्रिया का फल पड़ने से देखना और तोड़ना ये सकर्मक हो जाते हैं। अकर्मक और सकर्मक में भेद देखिए। पहले अकर्मक देखते हैं। अकर्मक क्रिया के विषय में आप जान चुके हैं कि इनको कर्म की अपेक्षा नहीं होती। ये दो प्रकार की होती है, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक होती है, पूर्ण से तात्पर्य है कि ये
अपने में ही पूर्ण होती है। इन्हें अपनी पूर्णता व्यक्त करने के लिए किसी पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे सोना, दौड़ना, हंसना, जाना, आना सभी अकर्मक क्रियाएं हैं तथा अपने अर्थ व्यक्त करने की पूर्णता स्वतः पूर्ण है। पूर्ण अकर्मक क्रियाएं के भी दो भेद होते हैं, स्थिति या अवबोधक का स्थिति या अवस्था बोधक और गति बोधक। का स्थिति या अवस्था बोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया वे पूर्ण अकर्मक क्रियाएं जिनके द्वारा कर्ता की स्थिति, अवस्था या दशा का बोध होता है, स्थित्यात्मक या अकर्मक कहलाती हैं। जैसे बच्चा रो रहा है, रोने की स्थिति अथवा अवस्था का बोध हो रहा है, रोने की स्थिति अथवा अवस्था का बोध हो रहा है। लड़की हंस रही है, हंसने की अवस्था का बोध हो रहा है। वे सो रहे हैं, सोने की अवस्था या स्थिति का बोध हो रहा है। गतिबोधक पूर्ण अकर्मक क्रिया वे अकर्मक क्रियाएं जिनको संपादित करते समय कर्ता गतिशील स्थिति में हो, जैसे कि दौड़ना, भागना, आना जाना, चलना फिरना, उड़ना, तैरना आदि। इन क्रियाओं के साथ स्थानवाची क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे कि बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, वह दिल्ली जा रहा है और चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। अपूर्ण अकर्मक वे क्रियाएं वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त अपना अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाती तथा इनकी पूर्णता के लिए एक मिनट रुकिए, इनकी पूर्णता के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले किसी पूरक शब्द की आवश्यकता पड़ती है या होना पड़ता है। जैसे बनना, होना, बनाना, लिखना इस प्रकार की क्रियाएं जो अर्थ की पूर्णता के लिए पूरक का सहारा लेती है। जैसे कि बच्चा बीमार है, अपूर्ण अकर्मक है। शीला बेईमान है, वह बेईमान निकली, वह धोखेबाज निकली, वह ईमानदार लगा। इन वाक्यों में बीमार, ईमानदार और बेईमान आदि पूरक शब्दों का प्रयोग ना किया जाए तो वाक्य अधूरा लगता है। पूरक के स्थान पर प्राय विशेषण तथा संज्ञा का प्रयोग किया जाता है। सकर्मक क्रियाएं जिस प्रकार अकर्मक क्रियाओं के अर्थ को अंततः पूर्ण रूप से व्यक्त करने या ना करने के आधार पर पूर्ण अथवा अपूर्ण दो भेद होते हैं, उसी तरह सकर्मक के भी दो भेद होते हैं। पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक दो भेद होते हैं। अपूर्ण सकर्मक दो भेद होते हैं। पूर्ण सकर्मक वे सकर्मक क्रियाएं जो अपने अर्थ को स्वतः पूरी तरह से व्यक्त कर पाते हैं, समर्थ है, पूर्ण सकर्मक कहलाती हैं। जैसे कि ये दो प्रकार की होती हैं, का एक कर्मक तथा द्विकर्मक। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के भेद। एक कर्मक पूर्ण सकर्मक वे क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं जो केवल एक कर्म लेती हैं और कर्मिक कही जाती हैं। जैसे कि शीला गाना गा रही है, मोहन अखबार पढ़ रहा है, वे अमरुद खा रहे हैं। ये क्या हो गए? पूर्ण सकर्मक हो गए। वह गाना, यहाँ गाना, अखबार और अमरुद कर्म है जो क्रिया पर क्या के प्रश्न के उत्तर में निर्जीव संज्ञा के रूप में प्राप्त होते हैं। यह प्रत्यक्ष कर्म कहता है, इसको प्रत्यक्ष कर्म कहा जाता है। द्विकर्म देखिए, द्विकर्म पूर्ण सकर्मक क्रिया। कुछ पूर्ण सकर्मक क्रियाएं ऐसी भी हैं जो दो कर्म लेती हैं, जैसे कि भोजन, लेना, देना, बताना, खरीदना, बेचना आदि द्विकर्मक। उदाहरण देखिए, मैंने शीला को किताब दी, हमने मोहन से मकान खरीदा। मैंने शीला को किताब दी, हमने मोहन से मकान खरीदा। मोहन ने श्याम को गाड़ी बेच दी और राम ने शीला को किताब बेच दी। मैंने माँ को पत्र भेजा। उपयुक्त वाक्य में क्रिया पर क्या के उत्तर में प्राप्त संज्ञा प्रत्यक्ष कर्म कही जाती है तथा जिसे किसे किसको उत्तर के प्राप्त सजीव संज्ञा अप्रत्यक्ष कर्म कहलाती है। अपूर्ण सकर्मक क्रिया जिन सकर्मक क्रियाओं में कर्म के रहते हुए भी अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया सकता, वे अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। अर्थ की पूर्णता के लिए क्रियाएं कर्म से संबंधित एक अन्य शब्द कर्म पूरक की सहारा लेती हैं, जैसे कि मनाना, समझाना, चुनना, बनाना आदि क्रियाएं होती हैं। नीचे उदाहरण देखिए, आपने मुझे प्रतिनिधित्व क्यों चुना। आपने मुझे कर्म और पूरक है, प्रतिनिधित्व क्या करता है? पूरक है। तो आपने मुझे प्रतिनिधित्व क्यों चुना। वह शीला क्या है? कर्म हो गई को, मूर्ख समझता है। मूर्ख क्या है? उसको पूरक बना रहा है, मूर्ख समझता है। वह मोहन को अपना पति नहीं मानती। मोहन को अपना पति नहीं, मोहन क्या है? कर्म है, और अपना पति नहीं मानती है क्या? पूरक बना रहा है। इन वाक्य में पूरक, कर्म पूरक, प्रतिनिधित्व, मूर्ख, पति का
आदि का लोप कर दिया जाए तो वाक्य अधूरा सा, जैसा कि वह मोहन को नहीं मानती। क्या नहीं मानती? अपना पति नहीं मानती। तो ये क्या हो जाएगा? पूरक हो जाएगा, अधूरा सा प्रतीत होता है। यहाँ प्रतिनिधित्व का संबंध कर्म मुझसे है, मूर्ख का संबंध कर्मशीला से है, और पति का संबंध कर्म मोहन से है। इस कारण से ये पूरक कर्म पूरक कहे जाते हैं। विशेषण अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें पूरक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। सामान्य क्रिया, जहां केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे कि आप आए, वह नहाया, आदि क्या होती है? सामान्य क्रिया कहलाती है। यहाँ क्या हुआ? सिर्फ एक क्रिया का प्रयोग है। आप आए और नहाए और चले गए, यहाँ क्या हो गई? द्विक्रिया का प्रयोग हुआ है। संयुक्त क्रिया, जहां दो अथवा अधिक क्रियाओं के साथ प्रयोग होता है संयुक्त क्रिया। जैसे कि कविता महाभारत पढ़ने लगी, कविता महाभारत पढ़ने लगी, वह खा चुका है। नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु के कहलाते हैं। जैसे कि हथियाना, शर्माना, अपनाना, लतियाना, बतियाना, ये सब क्या हो गया? नाम धातु क्रिया हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी अन्य को उस कार्य करने की प्रेरणा देता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रियाओं को दो कर्ता होते हैं, प्रेरणार्थक कर्ता प्रेरणा प्रदान करने वाला, और प्रेरित कर्ता प्रेरणा देने वाला या लेने वाला। देखिए, प्रेरणा कर्ता जो होता है प्रेरणा प्रदान करने वाला, और प्रेरित जो होता है प्रेरणा लेने वाला होता है। पूर्वकालिक क्रिया, किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूं, प्रस्तुत उदाहरण में उठा हूं, क्रिया से पूर्व सोकर क्रिया उपयोग हुआ, अतः सोकर पूर्वकालिक क्रिया हो गया। सोकर क्या हुआ? पूर्वकालिक क्रिया हो गया। सोकर उठाऊं, ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। सोकर उठाऊं पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट, विशेष पूर्वकालिक क्रियाएं या तो क्रिया के समान रूप से प्रयुक्त होते हैं अथवा नाम धातु के अंत में कर अथवा करके लगा देने से पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। उदाहरण देखिए, बच्चा दूध पीते ही सो गया, लड़कियां पुस्तक पढ़कर सो जाएंगे, राम चित्र देखकर हंसने लगा। ये क्या हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। काल देखिए, परिभाषक क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने या समय का ज्ञात हो वो काल कहलाता है। काल तीन प्रकार के, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। सामान्य भूत, सिंपल पास्ट, आसन्न भूत, भूतकाल के अंतर्गत आसन्न भूत ये, और अपूर्ण भूत और पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मध्य भूत होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? इसके 6 भाग होते हैं भूतकाल के। भविष्य काल के, वर्तमान काल के आप देखिए, वर्तमान काल के हो जाएगा वर्तमान, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। और भविष्य काल का हो जाएगा सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। आइए देखते हैं। भूतकाल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय, अतीत या कार्य के संपन्न होने का बोध हो वह भूतकाल कहलाता है। यथा बच्चा गया, बच्चा गया, बच्चा गया है, बच्चा जा चुका है, बच्चा जा रहा था। सामान्य भूत देखिए, सामान्य भूत होगा बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो। सामान्य भूत, जैसे बच्चा गया, श्याम ने पत्र लिखा, ये क्या होगा? सामान्य भूत हो जाएगा। भूतकाल। आसन्न भूतकाल देखिए, क्रिया के जिस रूप में कार्य होने का समय निकट समझा जाए आसन्न भूत कहलाता है। जैसे कि बच्चा आ गया, कमल गया। अपूर्ण भूत, जहां भूतकाल के क्रिया की अभी समाप्ति नहीं हुई हो वहां अपूर्ण भूत होता है। जैसे बच्चा आ रहा था, श्याम पत्र लिख रहा था। अपूर्ण भूत, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए समय बीत चुका है उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे कि श्याम ने पत्र लिखा था, बच्चा आया था, ये क्या हो गया? अपूर्ण भूत। संदिग्ध भूत, क्रिया के जिस रूप में भूतकाल होने हो किंतु होने की संदेह हो, संदिग्ध भूत होता है। जैसे कि बच्चा आया होगा, कमल गया होगा, उसने उसे मार दिया होगा, ये सब क्या हो गए? संदिग्ध भूत हो गए। हेतु हेतु मद भूत, क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में होती है किंतु किसी कारण से हुई नहीं,
यह हेतु मत भूतकाल होता है। इस क्रिया के दो संबंध वाक्य होते हैं। यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य होता। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि तुम सब्सक्राइब करते तो मैं और अच्छे से पढ़ाता। ये सब क्या हो गए? हेतु हेतु मत भूतकाल हो जाए। अब देखिए, अब हम लोग का है वर्तमान काल। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया था उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मुनि माला फेरता है, गवैया गा रहा है। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है वह सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे बच्चा रोता है, श्याम पत्र लिखता है। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुआ, यह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे बच्चा रो रहा है, श्याम पत्र लिख रहा है, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा और सभी वर्तमान काल हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य होने के संदेह हो, यह संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे कि अब बच्चा रोता होगा, श्याम इस समय पत्र लिखता होगा। भविष्य काल देखिए, भविष्य परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा वो भविष्य काल कहता है। जैसे श्याम पत्र लिखेगा, शायद आज संध्या हो जाए, संध्या को आएगा, शायद आज संध्या को वह आए, शाम को आए। सामान्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य की भविष्य में होने की बोध हो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि श्याम पत्र लिखेगा, वह घूमने जाएगा, सामान्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो वह सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे कि शायद आज वह आए, संभव है कि श्याम पत्र लिखे। वाच्य देखेंगे, हम से वाच्य देखेंगे। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान या विषय करता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा या से प्रसर का प्रयोग होता है। जैसे बोलचाल की भाषा में से का प्रयोग प्रायः निषेधात्मक वाक्यों में किया गया है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, उससे काम नहीं होता। कर्मवाच्य भाववाच्य निषेधात्मक में जहाँ कर्ता प्लस से का प्रयोग होता है वहाँ अन्य असमर्थात्मक सूचक अव्यक्ति होती है। जैसे मुझसे खाना नहीं खाया जाता, माता जी से पैदल नहीं चला जाता, तुमसे सब्सक्राइब नहीं किया जाता, उनसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, बच्चे से दूध नहीं पिया जाता। कृतवाद से सकारात्मक वाक्यों में किसी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ सक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये वह गाना गा सकते हैं, माता जी मिठाई बना सकती हैं, बच्चे यह पाठ याद कर सकते हैं। ये कृतवाच हो जाएगा। इस तरह से कृतवाच के असमर्था सूचक वाक्यों में सक का प्रयोग होता है। मैं अपने घर नौकरी नहीं कर सकता, मैं आपके घर नौकरी नहीं कर सकता, वह अब दुकान नहीं चला सकता, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकता। जिसमें सक आता है वो क्या हो जाता है? कृतवाच का। वे पत्र नहीं लिख सकते, बच्चे आज फिल्म नहीं देख सके। कृतवाच से निषेधात्मक वाक्यों को कर्म और भाववाच्य दोनों को रूपांतरित किया जा सकता है। कर्मवाच्य में प्रयोग के प्राय क्रिया में जा का रूप लगाकर किया जाता है। जैसे सोया जाता है, खाया जाता है। जैसे वाक्यों में बनने के लिए कुछ युक्त अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग करके कर्मवाच्य का निर्माण होता है। जैसे मजदूर पेड़ नहीं काट रहे हैं, का मजदूरों से पेड़ नहीं कट जाता, ख होएगा मजदूरों से पेड़ नहीं कट रहा। हलवाई मिठाई नहीं बना रहा, इसका देखिए पहला बन जाएगा हलवाई से मिठाई नहीं बनाई जा रही, और कितनी जगह हलवाई से मिठाई नहीं बन रही। हिंदी में अकृतवाच्य कर्म तथा भाववाच्य के वाक्यों में प्रायः कर्ता का लोप हो कर दिया जाता है। जैसे क पेड़ नहीं काटा जा रहा, ख पेड़ नहीं कट रहा, व मिठाई नहीं बन रही। भाववाच्य की क्रिया का सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में प्रयोग होते हैं। भाववाच्य क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में प्रयोग होता है। कृतवाच्य देखिए, परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से वाक्य में उद्देश्य क्रिया का कर्ता का बोध हो कृतवाच्य वाक्य कहता है। जैसे इनमें लिंग व वचन प्राय कर्ता के अनुसार होता है। जैसे बच्चा खेलता है और घोड़ा भागता है, बच्चा खेलता है और घोड़ा भागता है। कर्मवाच्य, परिभाषा, क्रिया के जिस रूप में वाक्य का उद्देश्य कर्म का प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे भारत पाक युद्ध में सहस्त्रों सैनिक मारे गए। कर्मवाच्य, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है, छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। भाववाच्य देखिए,
परिभाषा, क्रिया का वह रूपांतर भावार्थ से आता है जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध हो, जैसे कि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, गौरव से सोया नहीं जाए। प्रयोग, कर्तृक प्रयोग और कर्मिक प्रयोग और भाव्य प्रयोग। कर्तृक कर्तृ प्रयोग का प्रयोग जब कर्ता के लिए लिंग, वचन और पुरुष के अन्य क्रिया हो तो यह कर्तृक प्रयोग कहलाता है। जैसे लड़का पत्र लिखता है, लड़कियां पत्र लिखती हैं। लड़का पत्र लिखता है, लड़कियां पत्र लिखती हैं। अब यहां से हम लोग इधर देखेंगे, कर्मणिक हो जाएगा आपका। प्रयोग की परिभाषा, जब क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुरूप हो तो कर्मिक प्रयोग करता है। जैसे कि उपन्यास मेरे द्वारा पढ़ा गया, कर्मणिक है। छात्रों से निबंध लिखे गए, कर्मणिक है। भावे प्रयोग का परिभाषा, जब वाक्य की क्रिया में लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसरण न करके सदैव एक वचन पुल्लिंग व अन्य पुरुषों में हो तब भावे प्रयोग होता है। जैसे कि अनिता ने बेल को सींचा, लड़के ने पत्र को देखा, लड़के ने पत्रों को देखा, ये भाव हो जाएगा। अव्यय यहां से देखेंगे हम लोग, अव्यय आइए देखते हैं। अव्यय शब्द का अर्थ है, यह अर्थ ही है कि जब शब्द का कुछ भी व्यय ना हो तो अव्यय शब्द है। जैसे कि इनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष काल आदि व्याकरणिक कोटियों के प्रभाव से परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि आज, कल, तेज, धीरे धीरे, ओह, किंतु, परंतु, ताकि आदि अव्यय के उदाहरण है। अव्यय और विकारी शब्द, अव्यय के अंतर्गत आता है क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर, उसके बाद आता है संबोधक, उसके बाद आता है समुच्चय और विस्मयादि बोधक और निपात। पहले क्रिया विशेषण देखते हैं। क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिणामवाचक। संबंध बोधक के अंतर्गत आता है स्वभक्ति, निर्विभक्ति, उभयविभक्ति। और उसके बाद से समुच्चय बोधक में समानाधिकरण आता है और व्याधिकरण आता है। समानाधिकरण के अंतर्गत आता है संयोजक, विभाजक, विरोधक और परिणाम। विरोधक के अंतर्गत आता है कर्णवाचक और उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और रूपवाचक। सॉरी, व्याधिकरण के अंतर्गत आता है कर्णवाचक, उद्देश्यवाचक और संकेतवाचक और रूपवाचक, ये व्याधिकरण के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादिक बोधक के अंतर्गत आता है हर्षबोधक, शोक बोधक, भाव बोधक, आश्चर्य बोधक, स्वीकार बोधक, अनुमोदन बोधक और तिरस्कार बोधक और संबोधन बोधक। निपात के अंतर्गत आता है स्वीकृति बोधक, नकार बोधक, निषेधात्मक बोधक, प्रश्न बोधक और विषय, विस्मय बोधक, तुलनात्मक बोधक और आदक बोधक और आदर बोधक। आइए देखते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, अभी तो बहुत ज्यादा है। क्रिया विशेषण देखते हैं यहां से। परिभाषा, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यहां, यहां, वहां, धीरे, जल्दी, अभी, बहुत आदि शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के कार्य, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे कि वह धीरे से बोलता है, वह जोर जोर से हंसता है। उपयुक्त वाक्य में धीरे से और जोर जोर से क्रिया विशेषण है, जो क्रमशः बोलना और हंसना क्रियाओं को विशेषता बतलाता है। क्रिया विशेषण की क्रिया को संपादित होने का ढंग बताता है। जैसे कि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, पुस्तकें क्या हो रही हैं, धड़ाधड़ बिक रही हैं। यहाँ धड़ाधड़ क्रिया विशेषण बिकने का प्रयोग का ढंग बताता है कि कैसे बिक रही हैं, धड़ाधड़ बिक रही हैं। क्रिया विशेषण होने के लिए निश्चितता या अनिश्चितता बोध करता है। जैसे कि वह अवश्य आएगा, वह शायद खाएगा। अवश्य और शायद क्रिया के आना और खाना की निश्चितता और अनिश्चितता पर बोध करता है। क्रिया विशेषण क्रिया के होने की निषेध और स्वीकृति का बोध करता है। मत पढ़ो, क्या कहता है, मत पढ़ो, ना लिखो, हाँ आओ, ठीक कहते हो। मत न क्रिया विशेषण पढ़ने और लिखने क्रियाओं का निषेध करता है। हाँ ठीक और क्रिया विशेषण आना और कहना क्रियाओं की स्वीकृति का बोध करता है। क्रिया विशेषण क्रिया के गठित होने की स्थिति में दिशा, विस्तार, परिणाम का बोध करते हैं। वह ऊपर सोता है, घर के भीतर बैठो। ऊपर और भीतर क्रिया विशेषण सोना और बैठना क्रियाओं का स्थिति का बोध कराते हैं। सड़क के दाएं चलो, जाओ उधर ढूंढो। दाएं और उधर क्रिया विशेषण चलना और ढूंढना क्रियाओं के दशाओं का बोध कराता है। क्रिया विशेषण के भेद, प्रयोग के आधार पर होता है, अर्थ के आधार पर होता है और रूप के आधार पर। हम लोग पहले देखेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद।
प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण तीन भेद होते हैं: साधारण प्रयोग, संयोजक और अनुबंध। साधारण क्रिया विशेषण उन क्रिया विशेषणों को कहते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे कि अब, जल्दी, कहाँ आदि। संयोजक क्रिया विशेषण उन क्रिया विशेषणों को कहते हैं जिनका संबंध उपवाक्य से होता है, जैसे कि क्रिया विशेषण संबंधवाचक सर्वनाम से बनते हैं, जैसे कि अब आप आएंगे, जब आप आएंगे तब मैं घर जाऊंगा। संयोजक क्रिया विशेषण होता है जब आप आएंगे तब मैं घर जाऊंगा, जहां आप जाएंगे वहां मैं जाऊंगा, जब तब जहां वहां। संयोजक क्रिया विशेषण है। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ये क्या है? संयोजक क्रिया विशेषण है। अनुबंध क्रिया विशेषण उन क्रिया विशेषण को कहते हैं जिनका प्रयोग किसी शब्द के साथ अवधारणा के लिए होता है, जैसे तो, तक, भर, भी आदि। अनुबंध क्रिया विशेषण। अर्थानुसार क्रिया विशेषण के निम्नलिखित चार भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण देखें, मैं अभी आ रहा हूँ, ये कालवाचक। फिर कभी चलेंगे, ये स्थान कालवाचक है। निरंतर, पानी निरंतर बह रहा है, ये क्या है? कालवाचक है। उदाहरण में को ध्यान से पढ़िए। अभी, फिर कभी और निरंतर शब्दों द्वारा प्रयोग के काल समय का पता लग रहा हो, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। परिभाषा: जिस क्रिया विशेषण शब्द में कार्य के होने का समय ज्ञात हो वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसमें बहुधा ये शब्द प्रयोग में आते हैं: यदा कदा, जब तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, पूर्व, शीघ्र, बाद, पीछे, घड़ी घड़ी, अब, पश्चात, तदंतर, कला और कल, कई बार, अभी, फिर कभी आदि आते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कालवाचक में ये सब आते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण देखिए, हम देखेंगे भीतर जाकर बैठिए, कहाँ? स्थान की बोधकार है। यहाँ से चले जाइए, कहाँ से? यहाँ से चले जाइए। किधर जा रहे हो? कहाँ? किधर? स्थान के बारे में बात करें, किधर जा रहे हो? यहाँ भीतर, यहाँ किधर शब्दों का प्रयोग होने के साथ साथ स्थान का बोध, अतः यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। परिभाषा: जिन क्रिया विशेषण शब्द के द्वारा क्रिया के होने स्थान का बोध हो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसमें बहुधा ये शब्द प्रयोग आते हैं: जहाँ, भीतर, बाहर, अंदर, जहाँ वहाँ, किधर, इधर, इधर उधर, जहाँ, दूर, अन्यत्र, और, उस ओर, बाएं दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ये सब क्या है? स्थानवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। वह अधिक बोलता है। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। थोड़ा थोड़ा और अधिक क्या कहता है? परिणाम या नाम तो बताता है, अतः ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। परिभाषा: जो क्रिया का परिणाम बोलते हैं परिणामवाचक क्रिया विशेषण, जैसे कि इसमें बहुत, थोड़ा थोड़ा, अत्यंत, अधिक, अल्प, बहुत, कुछ, पर्याप्त, प्रभुत्व, कम, न्यून, बूंद बूंद, स्वल्प, केवल, प्रायः, अनुमानतः, सर्वथा आदि शब्दों का प्रयोग आता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण: दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, रीतिवाचक है, जल्दी जल्दी ढल रहा है। संभव है कि वो आए, संभव है कि वो आए, संभव है कि वो आए, धीरे धीरे चलिए। इन वाक्यों में जल्दी जल्दी, संभव और धीरे धीरे शब्दों का प्रयोग क्रिया होने की रीति का बोध करता है, अतः यह रीतिवाचक है। परिभाषा: जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, अतः बहुधा ये शब्द प्रयोग में आते हैं: अचानक, एहसास, एकाएक, झटपट, आप ही, आप, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, यथा, ठीक, समुच्चय, अव्यय, वास्तव, निसंदेह, बेशक, शायद, संभव, यदाकचित, कदाचित, बहुत, करके, हाँ ठीक, हाँ ठीक, सच, जी, जरूर, एवं, इसलिए, क्योंकि, नहीं, ना, मत, कभी नहीं, कदापि आदि सब आते हैं रीतिवाचक में। रूप देखिए, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण तीन प्रकार के होते हैं: मूल, यौगिक और संयुक्त। मूल क्रिया विशेषण: जब क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते तो वो मूल क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। अचानक, दूर, ठीक, अचानक, दूर, ठीक, ये मूल क्रिया विशेषण हो जाते हैं। अचानक, दूर, ठीक। यौगिक क्रिया विशेषण: जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय और धातु में, यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और धातु में प्रत्यय योग से बनते हैं, मन से देखते हुए यहाँ तक वहां पर। संयुक्त क्रिया विशेषण या स्थानीय वे अन्य शब्द जो भेद जो बिना किसी परिवर्तन के विशेष स्थान पर आते हैं उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं या अव्यय कहते हैं। ये कई प्रकार से बनते हैं, जैसे संज्ञाओं की द्विरुक्ति से घर घर, घड़ी घड़ी, घर घर, घड़ी घड़ी। दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से, जैसे कि रात दिन, सांझ सवेरे। क्रिया विशेषण की द्विरुक्ति से धीरे धीरे, जहां जहां। भिन्न क्रिया विशेषण के मेल से जब तब,
जहाँ तहाँ क्रिया विशेषण के बीच में ना आने से कभी 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 ना कभी कुछ ना कुछ अनुकरण मूल शब्दों की द्वितीय से छटपट, धड़धड़ाहट या धड़ाधड़ अव्यय के प्रयोग से, प्रतिदिन या यथाक्रम अव्यय के प्रयोग से। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय देखिए, संबंध बोधक वे अविकारी शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर अव्यय के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संयोग करके बोध करते हैं। जैसे बच्चे पिताजी के साथ मिले गए, संबंध बोधक है। मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने कुछ पेड़ लगाए गए, संबंध है। पार्क के चारों ओर लोग इकट्ठा हैं, पार्क के चारों ओर लोग जो हैं पार्क के चारों ओर इकट्ठा है, ये क्या संबंध बोधक दिखाया। उन्होंने पोस्ट ऑफिस के निकट बस खड़ी गई, घर के भीतर घुसा बैठा है। आपके अलावा कौन रुपया देता है? लड़की की तरफ नजर डालो, कहो कि वह क्या चोर है? उपयुक्त वाक्य में हम देख सकते हैं कि साथ में, सामने के और चारों ओर, निकट, भीतर के, अलावा, की तरफ आदि ऐसे रूप हैं जो वाक्य में आए तो दो संज्ञा सर्वनाम रूपों रेखांकित को मध्य संबंध स्थापित कर रहे हो, इनको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। दो संज्ञा सर्वनाम की रूपों रेखांकित को संबंध स्थापित कर रहे हैं तो उनको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के भेद, जैसे संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग तीन प्रकार की होती हैं। सभी भक्तिक जो अव्यय विभक्ति के साथ संज्ञा सर्वनाम के बाद लगते हैं वे सभी भक्तिक कहते हैं। जहां पर आगे, पीछे, समीप, दूर, पहले आता है, वहां पर विभक्ति होते हैं। जैसे घर के आगे नीम का पेड़ है, दर्द के मारे वह कहाँ रहा था। निर्विभक्तिक जो शब्द विभक्ति के बिना संज्ञा का प्रयोग करते हैं निर्विभक्तिक कहते हैं। जहां पर रात भर तक समेत प्रयत्न आते, यहाँ पर निर्विभक्ति कहते हैं। जैसे कि वह जीवन प्रयत्न ब्रह्मचारी रहा, वह रात तक लौटा, निर्विभक्तित हो जाएगा, वह रात तक लौटा। पता नहीं यार, तुम लोगों को दया भी नहीं आती, मैं लगातार बोलते रहता हूँ। पता है कभी कभी इतना डिमोटिवेशन हो जाता है ना, मुझे लगता है कि छोड़ ही दो यार। कोई बात नहीं, देखते हैं। मुझे पता है कि मेरी चीज़ें उतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्या करें, चीज़ें तो चीज़ें हैं ना भाई, ऐसे छोड़ नहीं सकते। ठीक है। उभय विभक्ति जो अव्यय शब्द विभक्ति रहित और विभक्ति सहित दोनों प्रकार से आते हैं उन्हें उभय विभक्ति कहते हैं। जहां पर द्वारा रहित बिना अनुसार आते हैं वहां पर उभय विभक्ति होता है। विभक्ति सहित या विभक्ति रहित दोनों प्रकार के, जैसे पत्र द्वारा सूचित करो, विभक्ति रहित उसे पत्र के द्वारा सूचना भेजी गई, विभक्ति रहित है। अर्थ के आधार पर संबोधक अव्यय के भेद। अर्थ के आधार पर संबोधक अव्यय के भेद देखिए। परिभाषा, जिन अव्यय शब्दों में संज्ञा अथवा सर्वनाम वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है उन्हें संबोधक अव्यय कहलाते हैं। अर्थ के अनुसार संबोधक अव्यय के ये भेद हैं। आइए हम भेद देखते हैं, कौन कौन से भेद है भैया। कालवाचक पहले, बाद, आगे और पीछे। स्थानवाचक बाहर, भीतर, बीच, ऊपर और नीचे। दिशावाचक निकट, पास, समीप और सामने। स्थानवाचक निर्मित द्वारा, जरिए। विरोधवाचक उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल। व्यक्तिरेख वाचक सिवा, अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त, रहित। उद्देश्यवाचक लिए, वास्ते, हेतु, निमित्त। साचर्यवाचक समेत, संग, साथ और सहित। विषयवाचक विषय, बाबत, लेख। और संग्रहवाचक समेत भर तक संग्रहवाचक है। और विनिमयवाचक प्लेट, बदले, जगह और एवज। सादृश्यवाचक समान, तहत, भांति और नाई। तुलनावाचक अपेक्षा, वनस्पति, आगे और सामने। कड़वाचक कारण, परेशानी से और मारे।
क्रिया विशेषण के संबोधक अव्यय में अंतर। जब इनका प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबोधक अव्यय होते हैं, और जब ये क्रिया विशेषता प्रकट करते हैं तो ये क्रिया विशेषण होते हैं। उदाहरण, अंदर आओ क्रिया विशेषण है, दुकान के भीतर आओ संबंध बोधक अव्यय है, दुकान के भीतर आओ। समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, सूरज निकला और पक्षी क्या बोलने लगे, और क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। दो प्रकार के होते हैं, समनाधिकरण और व्याधिकरण। समनाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय जो होता है ये चार उपभेद होते हैं, संयोजक और एवं तथा। विभाजक होता है या अथवा नहीं तो। विरोधक होता है पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, वरन ये। और परिणामक दर्शक होता है इसलिए, अतः, एवं। व्याधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं, कारणवाचक क्योंकि, जो कि, इसलिए, कि। उद्देश्यवाचक की जो ताकि, और संकेतवाचक जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। स्वरूपवाचक जो, की जो, यथार्थ, अर्थात, यानी, की जो, अर्थात और यानी। विस्मयादि बोधक के अव्यय जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य में किसी पद से होता है उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे कि हाय, वह चल बसा। अव्यय के निम्न उपभेद हैं, हर्षबोधक आह वाह धन्य शाबाश, हर्षबोधक वाह आह धन्य शाबाश, आह आनंद आ गया। और शोक बोधक हाय आह त्राहि त्राहि, ये क्या, शोक बोधक। भाव बोधक हाय अरे जो। आश्चर्य बोधक विस्मयादि बोधक ए क्या ओ है आदि क्या है, विस्मयादि बोधक के अव्यय हैं। स्वीकारी बोधक स्वीकृत बोधक जो होते हैं, हाँ, एक मिनट, हाँ जी, हाँ अच्छा जी ठीक, ये स्वीकार बोधक है। अनुमोदन बोधक या आशीर्वाद बोधक ठीक, अच्छा, हाँ हाँ। तिरस्कार बोधक छी हट दिक दूर। सम्मान बोधक अरे रे जी ए ओ। निपात मूलतः निपात का प्रयोग अव्यय के लिए होता है, इनका प्रयोग लिंग वचन नहीं होता। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को शब्द भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते। निपात का कार्य समूह या शब्द समूह में बदलना, शब्द समूह बल प्रदान करना होता है। निपात के कई प्रकार होते हैं, स्वीकृति बोधक हाँ जी, जी हाँ। नकारात्मक बोधक जी नहीं, नहीं। निषेधात्मक मत, प्रश्नात्मक क्या, क्यों, कैसे। और विस्मयात्मक काश, तुलनात्मक शा। और अवधारणा बोधक होता है करीब, ठीक, लगभग, तकरीबन। आदर बोधक जी होता है। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो हम लोग का क्वेश्चन होगा। अधोलिखित वाक्य में अकर्मक है, अकर्मक क्या है, श्याम हंसता है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, श्याम सोता है, अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है, सकर्मक क्रिया है बालिका निबंध लिख रही है, ये सकर्मक क्रिया बालिका निबंध लिख रही है, बालिका निबंध लिख रही है, ये सकर्मक क्रिया है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। रचना की दृष्टि से कार्य क्रिया के भेद होते हैं, क्रिया के भेद होते हैं दो। निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया प्रयुक्त होता है, शिशु सो रहा है। वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों अथवा वाक्यों अथवा वाक्य खंड को जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक कहते हैं। अभी हम लोग पढ़े हैं समुच्चय बोधक। जब कर्ता एक क्रिया संपात कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता था उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जब एक क्षण समाप्त कर दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता था, पूर्वकालिक क्रिया। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबोधक कौन सा है, बिना। राम खाता होगा, इसमें क्या है, संदिग्ध वर्तमान। निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक उदाहरण है, वो है धूप में चला नहीं जाता। राम से पत्र लिखे गए, इसमें क्या है, कर्मवाचक। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, वाक्य में रेखांकित अव्यय का प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद क्या है, संबंध बोधक है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, अव्यय है। अथवा क्या व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है। क्रिया के
किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता, वो है भूतकालिक क्रिया के रूप में। मरम वचन जब सीता बोला में क्या है, कर्म कारक, कर्म वाच्य है। वह पहुंचा ही होगा, वाक्य में क्रिया का काल होगा आसन्न भूत। निम्न से कौन सा सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है पीना। निम्न से कौन सा अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द है अव्यय। वह थोड़ा बीमार है, वाक्य में थोड़ा क्या है, थोड़ा क्या है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। मूल अकर्मक धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु कहलाती है क्या, संदिग्ध सकर्मक धातु। निम्नलिखित में किस धातु में विषय भविष्य काल है, और उसमें क्या है, मैंने आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, भविष्य काल है। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें प्रेरणात्मक क्रिया का प्रयोग हुआ, प्रेरणात्मक क्या, राम नहीं पढ़ता, नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ। उसे पत्र पढ़ाते हैं, लिखवाते हैं, परिश्रम कराते हैं। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है, कौन सा नहीं है, राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है, क्योंकि छोटा बड़ा दो तीन हरा पीला है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कहलाती है, वो है सहायक क्रिया। कौन सी सहायक क्रिया कहलाती है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया हुआ है, तो पानी बरस रहा सकर्मक क्रिया है। मैंने खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, ये पूर्ण भूत हो गया। मैं खाना खा चुका था, ये पूर्ण भूत हो गया, पूर्ण भूतकाल हो गया। वह गा रहा था में, वह खा रहा था में क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत होगा। मेरा जोर से हंसी, ये क्या है, अकर्मक है। मेरा जोर से हंसी अकर्मक है। अब पढ़कर क्या होगा, इसमें क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया होगा। अब पढ़कर क्या हो गया, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गया। राम से खाना खाया होगा, राम ने खाना खाया होगा, खाया होगा में क्रिया होगी, ये होगा संदिग्ध भूत होगा। राम ने शायद खाना खाया होगा या खाया होगा, जो भी है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण होगा इतना, परिणामवाचक क्रिया विशेषण इतना, इतना खाओगे तुम। हथियाना में कौन सा, हथियाना में अनुरात्मक, अनुकरणात्मक क्रिया क्रिया हो जाएगी। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। राम सो रहा है, ये क्या है, अकर्मक है। निम्न से प्रेरणात्मक क्रिया है, गिराना प्रेरणात्मक क्रिया है। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया को छांटिए, सकर्मक क्रिया है लिखना। सड़कें चौड़ी बनाई गई, चौड़ी क्या है, चौड़ी क्या है, ये पूरक है। वाक्य का पूरक क्या है, चौड़ी है। सड़कें चौड़ी बनाई गई। नेक्स्ट देखिए, हथियाना चिकनाना, लथियाना क्या है, नाम धातु क्रिया है। हथियाना चिकनाना ये नाम धातु क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी में, थी कौन से, अच्छी थी में कौन सी क्या क्रिया है, अच्छी थी में योजक क्रिया है। में कौन सी है, योजक क्रिया है। निम्न से वाक्य में अकर्मक क्या है, अकर्मक क्या है, पानी बरस रहा है, अकर्मक है। अकर्मक क्या है, पानी बरस रहा है, अकर्मक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्या है, उसने कार बेच दी, सकर्मक है। निम्न से प्रेरणार्थक क्रिया है, जगाना प्रेरणार्थक क्रिया है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, ये क्या है, सकर्मक है। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ता है, उत्तरावस्था में दिखाई पड़ता है। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, नाम बोधक संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, जबकि अवकाश बोधक, नित्य बोधक और निश्चय बोधक है। निम्नलिखित में से वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल है, रामू खाना खा रहा था, अपूर्ण है। खाया कि नहीं खाया कोई गारंटी नहीं है, बस खा रहा था, ये पता है। अपने कटोरा भर दूध पिया, आपने कटोरा भर दूध पिया। कटोरा भर क्या है, भर क्या है, वाक्य में अव्यय का कौन सा प्रयोग है, भर है। मैं वहां होकर आया, वहां होकर आया, वहां क्या है, अव्यय है। वह एक सप्ताह बाद आया, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, बाद है क्रिया विशेषण। वह पढ़ता रहा, लेकिन लेकिन क्या है, बाद भी बहुत करता रहा। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, ये अव्यय है, लेकिन क्या है, अव्यय है। उसने धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। निम्न में से अव्यय है, अव्यय कौन सा है, वो है ठीक। ठीक क्या है, एक अव्यय है। कौन सा पद विकृति नहीं होता, और वो है अव्यय विकृति नहीं होता। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का है, और वो है अंततः, अत्यंत। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, इसमें क्रिया विशेषण है, सुंदर गाती है क्रिया विशेषण है। ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट है, वह धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे क्या क्रिया विशेषण है? लड़का जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से क्या है भैया? क्रिया विशेषण है। राम धीरे धीरे पढ़ता है। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। धड़ाधड़ क्या है? क्रिया विशेषण है। वह चलते चलते रुक गया। वाक्य क्या है? क्रिया विशेषण है। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अविकारी शब्द क्या होता है? अव्यय होता है। सेना युद्ध के क्षेत्र में आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंधवाचक क्या है? आगे। क्या हुई? आगे बढ़ी। मुंबई के निकट पूना है। क्या है? संबंध सूचक वाक्य है। मुंबई के निकट पूना है, संबंध सूचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर संबंध वाक्य अव्यय के कितने भाग होते हैं? और वो होते हैं 14। अर्थ के आधार पर संबंध कितने भाग होते हैं? 14 होते हैं। ठीक है। रात भर, भर में रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द में भर क्या है? भर है संबंध वाचक सूचक है, संबंध सूचक अव्यय है। ऐसा लगा मानो बम फटा। वाक्य में कौन सा अव्यय है? ये स्वरूप बोधक है। कौन सा अव्यय है? स्वरूप बोधक है। वह आया और मैं गया। इसमें समुच्चय बोधक क्या है? और कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है और कौन सा नहीं है? अजन्मा नहीं है। वह क्यों नहीं आया? वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या संबंध है? कारण है। कारण दिखा रहा है क्यों नहीं आया, क्योंकि वह बीमार था। जो शब्द या जो शब्द वाक्यांशों वाक्य शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को कहते हैं, क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। हाय, अब मैं क्या करूं? इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द बताइए, वो क्या है? अब। विस्मयादि बोधक, विषम बोधक संबंध है, विस्मय बोधक संबंध है। अब अफसोस मैं नहीं आ सका। रेखांकित शब्द अफसोस क्या है? अफसोस क्या है? शोक सूचक शब्द है। अफसोस क्या है? शोक सूचक शब्द है। भाववाचक छांटिए, भाववाचक है। तोते से उड़ा नहीं गया, ये भाववाचक है। जिन अव्यय का संबंध वाक्य से नहीं होता, वक्ता के हर्ष शोक आदि से भाव से होता है, वो क्या है? विस्मय, विषयादि बोधक या विस्मयादि बोधक अव्यय है। निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण क्या है? ठीक। ठीक क्या है? निपात है। ठीक क्या है? निपात है। ठीक क्या है? निपात है। रविवार है, वह घर पर ही क्या है भैया? ही क्या है? निपात है। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। यहाँ तो मेरे लिए बनता है नहीं, ये क्या है? निपात है। रेखांकित तब शब्द तक क्या है? निपात है भैया। तक क्या है? निपात है। जिनका प्रयोग निश्चित निश्चित संबंध समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। निम्न में से कौन पदबंध भेद नहीं है? और वो है अव्यय पदबंध का भेद नहीं है। अव्यय पदबंध का भेद नहीं है। वाह वाह, कितना सुंदर! ये क्या है? हर्षबोधक अव्यय है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? और वो है वे आए थे। पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है वे आए थे। निम्नलिखित वाक्य में से भविष्य काल का पहचानिए। भविष्य काल का आपका हो जाएगा मैं कल घूमने जाऊंगी, भविष्य काल का हो जाएगा। मध्यम पुरुष तू, तू का बहुवचन क्या हो जाएगा? तुम लोग। क्या हो जाएगा? तुम लोग हो जाएगा।
निम्न भूतकाल का उदाहरण है, राम घर गया था, भूतकाल का उदाहरण। कौन सा वाक्य? आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, मैंने आम खाया है। मैंने आम खाया है मतलब अभी खाया है। निम्न से क्रमवाच्य का वाला वाक्य चुने। वो है बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, कर्मवाच्य वाला वाक्य है। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे करते हैं कर्मवाच्य कहते हैं। निम्न से भाववाच्य है। मोहन से बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य है। मोहन से बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य है। मोहन से बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य है। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, वाक्य में वाच्य कौन सा है? वाक्य में कर्मवाच्य है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार होते हैं, वो क्या कहते हैं? वह कृतवाच्य कहते हैं। कर्ता की प्रधानता होती है, वो क्या होते हैं? कृतवाच्य होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण युक्त क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? वह धीरे धीरे बह रही है। रीतिवाचक वाक्य क्या है? कदाचित। रीतिवाचक वाक्य आजकल दिल्ली में है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है क्रिया विशेषण। वह आजकल दिल्ली में, इस वाक्य में क्या है? क्रिया विशेषण हो जाएगा भैया। एक बहुत अच्छी बुक आई है मैथ कैप्सूल करके, ये रिवीजन वाला है मैथ कैप्सूल। और ये भैया इसमें 208 पेज का है। बहुत अच्छी बुक मुझे दिख रही है ये। वास्तविक संख्या, इसको मुझे लगा कि रिवीजन करना पड़ेगा मुझसे। अरे जरा इधर आओ तो। आ में क्या है? जरा इधर आ। तो आ में कौन सा अव्यय है? इसमें विषम आदि बोधक अव्यय है। कौन सा अव्यय नहीं है? आज। इधर, इधर जो है अव्यय नहीं है इसमें। आज, कल और किसे क्या है? अव्यय नहीं है। इधर अव्यय नहीं है, जबकि आज, कल, किसे अव्यय है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसमें क्या है? कारणवाचक। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, कारणवाचक अव्यय। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? और वो है संबंध बोधक हो जाएगा भरोसे में। क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है? 2 प्रकार से चलती है। क्रिया के संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग होता है? और वो होता है 16। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृतवाचक में बदला गया? और वो है कल देर से पढ़े, कल देर तक पढ़े, इसमें कृतवाचक में बदला गया। निम्नलिखित वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल का उदाहरण वह जाता है, वर्तमान काल का उदाहरण। निम्नलिखित कर्मवाचक का उदाहरण है सीता या पत्र लिखा गया। पत्र लिखा जाता है, ये कर्मवाचक का उदाहरण है। पत्र लिखा गया, ये कर्मवाचक का उदाहरण है। क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया कैसा शब्द है? और वो है विकारी शब्द है। रचना के दृष्टि से धातु कितने प्रकार के होते हैं? रचना की दृष्टि से धातु 2 प्रकार के होते हैं। शब्द निर्माण से दृष्टि से धातु कितने प्रकार के होते हैं? शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु 2 प्रकार के होते हैं। यौगिक धातु की रचना कितने प्रकार से होती है? यौगिक धातु की रचना 3 प्रकार से होती है। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया कितने भेद होते हैं? संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। और मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? मूल धातु का रूप स्वरूप स्वतंत्र होता है। अकर्मक का अर्थ है कर्म रहित होता है, अकर्मक। लड़का सोता है में वाक्य है, अकर्मक। निम्नलिखित में से क्रिया को पहचाने। उठ, पढ़, उठना क्या होता है? उठना क्या है? क्रिया को। निम्न से मूल धातु की पहचान करें। मूल धातु कौन सा है? आ। और खेलना, खिलवाना में कौन सी क्रिया है? इसमें प्रेरणात्मक क्रिया है। यौगिक क्रिया का पहचान कर। यौगिक क्रिया है गिर पड़ना। नाम धातु क्रिया कहलाती है संज्ञा और विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। मैं घर जाता हूँ वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें, ये जाता। निम्नलिखित वाक्य में से सकर्मक क्रिया नहीं है। राम फल खाता है, डाकिया चिट्ठी लाया, राधा रोती है, ये गीत गाती है, ये नहीं। राम भोजन करके सो गया। राम भोजन करके सो गया वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है? पूर्वकालिक क्रिया निहित है। वह जाने लगा वाक्य में कौन सी क्रिया है? आरंभ बोधक है। वह जाने लगा। राधा को पीट दो, इसमें क्या है? अनुमति बोधक है कि राधा को पीट दो, अनुमति दे रहा है। मोहन नित्य मंदिर जाया करता है, इसमें क्या है? अभ्यास बोधक है। या मैं नित्य रोज पढ़ाया करता हूँ, क्या है? अभ्यास बोधक है। जहाँ क्रिया करने की इच्छा निहित हो, क्या बोलते हैं? इच्छा बोधक बोलते हैं। मुझसे खाया नहीं जाता, इसमें क्या है? भाववाच्य है। मुझसे खाया नहीं जाता, भाववाच्य है। लड़कियां मैदान में खेलती कूदती रहती, इसमें क्या है? पुनरुक्त संयुक्त क्रिया है। निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? राम मोहन को मारकर भाग गया। लेख लिखा गया में कौन सा है? कर्मवाच्य है। क्रिया के जिस रूपांतर में व्यक्तिगत कर्ता की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। क्रियाओं के व्याकरण की निरंतरता को क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं भैया? वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वह आया, वह आया हो, उसमें संभाव्य वर्तमान है। वह आया हो, शायद वह आया हो।
लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य की पहचान करिए क्या है, पूर्ण वर्तमान हो जाता है। भूतकाल में कितने भेद होते हैं, भूतकाल में 6 भेद होते हैं। मैंने राजू को पीटा था, मैंने राजू को पीटा था, ये क्या है, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, राजू को पीटा था। लड़कियां नाचती, लड़कियां नाचती क्या है, हेतु में तू, लड़कियां नाचती, दिख रहा है। राजेश आए तो राम जाए, इसमें क्या है, हेतु तुम भविष्य काल है। ये तो लड़कियां नाचती तो ऐसा होता है कि लड़कियां नाचती तो मैं भी नाचूं, लड़कियां नाचती तो मैं भी नाचूं, मैं भी नाचूं। तो ये क्या हो जाता, ये हेतु हेतु हो जाता, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। संभव है कि वो मैं कल ना आऊं, ये इसमें क्या है, ये संभव भविष्य है। बच्चा गा चुका है, बच्चा गा चुका है, इसमें गा मुख्य क्रिया की पहचान है। वह हंस रही है, इसमें सहायक क्रिया क्या है, हंस या रही जो है सहायक क्रिया है। चलना फिरना दौड़ना क्या है, अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया की पहचान करें, मुस्कुराना हंसना पढ़ना जो है सकर्मक क्रिया की पहचान करें। बच्चा अखबार पढ़ रहा था, ये क्या है, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। पूर्ण कर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, पूर्ण कर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। और यहाँ पे हम लोग खत्म होता है ये सारा पार्ट। तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए लाइक। और 2 दिन से भाई मेरे 3 से 4 सब्सक्राइबर नहीं बढ़े, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर भी भाई आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं आई डोंट नो, बट भाई मेरे लिए ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, और मैं पूरी हिंदी ये कंप्लीट कराऊंगा, मैंने बोला है तो कंप्लीट कराऊंगा। इसके बाद मैंने नवीन सर की ग्रामर की हिंदी किताब है, उसको मैंने चूज़ किया कि इसके बाद मैं उसको स्टार्ट करूँगा। एक बार मेरे सब्सक्राइबर 1 या 2 के हो जाए ना, तो फिर मैं थोड़ा सा अच्छा सा कंटेंट लाऊँ, या फिर मैं किसी को बता पाऊँ, या फिर और थोड़ा सा हेल्प ले पाऊँ। अभी तो मैं किसी को कुछ बताया नहीं हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ। तो ठीक है, बस थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखिए, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए, और थोड़ा एक्सरसाइज भी करते रहिए। सुबह उठ के थोड़ा सा योगा कीजिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में आजकल। पैसे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्वस्थ रहना। अगर आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ है, आपसे हैं, आपके परिवार वाले हैं, आप हैं, पूरी दुनिया है। आप जो कम कर्म कर रहे हैं या जो कर रहे हैं वो सब कुछ आपसे ही है। तो स्वस्थ रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।